जय हिंद साथियों। आज हमारा हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 21 है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि यह जो प्रैक्टिस सेट है ये यूपीएसआई 2017 का है, राइट। अगर इसकी एग्जाम डेट की बात करें तो ये 14/12/2017 के सिर्फ सेकंड का पेपर है, ठीक है। आइए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, घोषला का बहुवचन, ठीक है। घोषला का बहुवचन आपको बताना है। घोषला का बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है, मतलब ये बताना है घोषला का बहुवचन क्या होता है। घोषला का घोषलो, या फिर घोषला का घोषला होता है, या फिर घोषले होता है, या घोषले होता है, ठीक है। देखिए साथियों, अगर हम देखें घोषला का बहुवचन तो वो होता है घोषले। क्या होता है? घोषले होता है, राइट। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। देखिए घोषलो तो नहीं होता है, ठीक है। पहला ऑप्शन तो ऐसा ही गलत है। फिर इसमें देखिए घोंसले दिया है तो घोंसले नहीं होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगर बिंदी है तो बहुवचन बनाएंगे तो यहाँ पर भी इसकी बिंदी होगी, ठीक है। यानी घोंसले हमारा क्या है, बिल्कुल परफेक्ट है। आइए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि इसको पंक्ति को पूरा करना है। देखिए एक, ठीक, खाली स्थान, मोतियों से खाली स्थान। अब बताना है कि खाली स्थान में क्या आएगा, ठीक है। देखिए एक बूंद मोतियों से, साथ ही एक बात बताइए कि एक बूंद मोती कहाँ होती है, ठीक है। यानी पहला ऑप्शन तो वैसे ही गलत है। अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी की। देखिए एक जाल मोतियों से, साथ ही मोती का जाल थोड़ी ना ऐसे होगा कि एक जाल मोतियों से। वाक्य जो है थोड़ा अधूरा लग रहा है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर सॉरी ऑप्शन नंबर डी की तरफ। देखिए एक घड़ा मोतियों से, ठीक है। एक घड़ा मोतियों से खड़ा, नहीं ये भी साथियों गलत है। इसका एग्जैक्ट जो आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए एक थाल मोतियों से जड़ा, ठीक है। दिए गए शब्दों में देखिए कंक्लूजन कह रहा है कि दिए गए वाक्य में रिक्त स्थानों के लिए थाल और जड़ा सर्वाधिक उपयुक्त शब्द है, अतः पूर्ण वाक्य होगा कि एक थाल मोतियों से जड़ा, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। कह रहा है कितनी नावों में कितनी बार, ठीक है। कितनी नावों में कितनी बार रचना को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, मतलब ये जो रचना है ना इसको किस, ठीक है, पुरस्कार से इसको सम्मानित किया गया था। तो साथ ही इसको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। देखिए कितनी नावों में कितनी बार काव्य रचना के लिए सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय को सन 1979 ईस्वी में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अच्छा सबसे पहले हम बात करें कि कितनी नावों में कितनी बार ये रचना है किसकी। यह जो रचना है साथियों यह है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी की, ठीक है। किसकी है? अज्ञेय जी की, राइट। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। कह रहा है निम्न विकल्पों में से सही वाक्य पहचानिए। बताना सही वाक्य कौन सा है। ठीक है, हमें परस्पर प्रेम से रहना चाहिए, ये तो सही है। आगे देखते हैं हमें परस्पर से प्रेम में रहना चाहिए साथियों, ये तो गलत है। हमें परस्पर में प्रेम से रहना चाहिए, देखिए ऑप्शन नंबर सी भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी देखिए कह रहा हमें परस्पर में प्रेम रखना चाहिए, नहीं साथियों। इसका जो शुद्ध होगा ये होगा हमें परस्पर प्रेम से रहना चाहिए, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। भगवान का स्त्रीलिंग पूछा है कि भगवान का स्त्रीलिंग बताइए क्या होता है। तो साथियों वान का वती होता है, ठीक है, और मान का मति। हमने बताया था ना कि जब हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाते हैं, ठीक है, तो वान का वती और मान का मति हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है, भगवान, यानी वान आया ना तो वान का क्या होगा, वती हो जाएगा, ठीक है। तो भगवान का क्या होगा, भगवान का होगा साथियों भगवती हो जाएगा। क्या होगा, भगवती। देखिए भाग्यवती नहीं होता है, ठीक है, तो भाग्यवान का होगा भाग्यवती। लेकिन साथियों यहाँ भगवान दिया है ना तो भगवान का भगवती होगा, और अगर भाग्यवान दे दे तो भाग्यवान का भाग्यवती हो जाएगा, राइट। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। कह रहा प्लेटो प्रत्ययवादी या आत्मवादी दार्शनिक थे, ठीक है। जो प्लेटो थे ये प्रत्ययवादी या आत्मवादी दार्शनिक थे। प्रस्तुत वाक्य में त्रुटिवाचक शब्द कौन सा है। बताना है कि जो वाक्य दिया गया इसमें त्रुटि किस कहाँ पे है, ठीक है। इसमें साथियों जो है ना दार्शनिक, देखिए दार्शनिक में कहाँ गया, ये प्लेटो दार्शनिक, इसमें साथियों क्या है, त्रुटि है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा इस हिसाब से। तो इसका साथियों देखिए शुद्ध ये होगा कि देखिए प्लेटो प्रत्ययवादी या आत्मवादी दार्शनिक थे। देखिए दार्शनिक ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, और यहाँ पे दार्शनिक कैसे लिखा है, ये गलत लिखा है ना, ठीक है। तो इस हिसाब से गलत ही बताना था, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कह रहा है निम्न विकल्पों में से सही शब्द चुनिए। बताना है पुनर्जागरण कैसे लिखा जाता है। देखिए पुनर्जागरण होता है कि पुनर्जागरण होता है कि पुनर्जागरण होता है, ठीक है, या फिर पुनर्जागरण, इसमें बताना है कौन सा सही है। तो देखिए साथियों जो ऑप्शन नंबर डी है ना ये बिल्कुल परफेक्ट है। देखिए क्योंकि देखिए ये होता है पुनर्जागरण, ठीक है, पुनर्जागरण होता है, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल परफेक्ट है ना, बाकी सारे हमारे क्या है, असंगत हैं। क्वेश्चन नंबर 8, खाली स्थान को भरना है। इस ग्रंथ को इतिहास की खाली स्थान से भी एक महत्वपूर्ण रचना माना गया है।
ठीक है, बताना है खाली स्थान में क्या आएगा। इसमें आएगा साथियों दृष्टि, क्या आएगा दृष्टि, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाती है वो क्या कहलाते हैं। मतलब जिन संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, मतलब बताई जाती है, उसे क्या कहते हैं, तो साथ ही उसे विशेष्य कहते हैं। ठीक है, विशेष्य कहते हैं, क्या कहते हैं, विशेष्य कहते हैं ना। ऑप्शन नंबर ये हमारा बिल्कुल सही है ना, ऑप्शन नंबर ए। देखिए, जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाती है, ठीक है, उसे विशेष्य कहते हैं। अच्छा, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसको क्या कहते हैं, उसको तो भाई विशेषण कहते हैं, यानी विशेषण तो हमारा होगा नहीं। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रविशेषण, जो विशेषण की भी विशेषता बताए, ठीक है, जो विशेषण की भी विशेषता बताए उसको हम प्रविशेषण कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी भी हमारा गलत है। ठीक, प्रविशेष्य नहीं है, यानी हमारा क्या होगा, विशेष्य होगा। मतलब संज्ञा या सर्वनाम शब्द की जो विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेष्य कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। कह रहे जहाँ उपमा अलंकार का सौंदर्य अर्थ में निहित हो वह कौन सा अलंकार कहलाता है। जहाँ उपमा अलंकार का सौंदर्य अर्थ में ही निहित हो वहाँ कौन सा अलंकार होगा, तो साथ ही वहाँ पे तो अर्थ अलंकार होता है। ठीक है, और जहाँ पे शब्दों से क्या होता है, सौंदर्य प्रतीत होता है, वहाँ पे शब्द अलंकार होता है। अब यहाँ पे बात कर रहा है अर्थ के हिसाब से, तो अर्थ अलंकार हो जाएगा। राइट, आइए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। कह रहा दिए गए विकल्पों में से, ठीक है, दिए गए विकल्पों में से किस शब्द का बहुवचन रचनाएं हैं। मतलब रचनाएं तो हमारा बहुवचन हो गया, इसका एक वचन बताना है आपको। ठीक है, तो बताइए रचना का रचनाएं होता है कि रचिता का, कि रचनाओं का, कि रचना का। ठीक है, तो रचना तो कोई शब्द ही नहीं होता है, ऑप्शन नंबर सी तो वैसे गलत। रचिता और रचनाओं तो साथियों बिल्कुल गलत है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही। यानी रचना क्या है, हमारा एक वचन है, और इसका अगर बहुवचन आप बनाते हैं तो बनेगा रचनाएं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। कह रहा है जहाँ किसी की बात किसी और पर डालकर कही जाए वह कौन सा अलंकार होता है। मतलब कि जहाँ पर कोई बात है, ठीक है, किसी की बात हो उसको किसी और पर डालकर कह देंगे तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है, तो साथ ही वहाँ पे अन्योक्ति अलंकार होता है। ठीक है, किसी अन्य पे बात को डालकर कहेंगे तो वहाँ पे अन्योक्ति अलंकार होगा। ठीक है, अतिशयोक्ति में हमने क्या बताया था कि अतिशयोक्ति में साथ ही बात को बढ़ा चढ़ाकर कही जाती है। ठीक है, जैसे आपको बहुत फेमस एग्जांपल बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, हमने आपको बताया था कि हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये अतिशयोक्ति अलंकार के उदाहरण है। ठीक है, तो अतिशयोक्ति में क्या होता है, बात को बढ़ा चढ़ाकर कही जाती है। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि जहाँ किसी बात, ठीक है, जहाँ किसी की बात किसी और पर डालकर कही जाए वहाँ पे कौन सा, अन्योक्ति अलंकार होगा। राइट, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। कह रहा इनमें से कौन सी कृति, ठीक है, कवि सूरदास की नहीं है। मतलब क्या है, तीन है एक नहीं है, आपको वो बताना है। तो साथ ही कौन सी है, वो हमारा है सुंदर विलाप। मतलब देखिए साहित्य लहरी, सूर सरावली और सूर सागर, ये सब किन की है, सूरदास जी की है। ठीक है, तो सूरदास की कृति कौन कौन सी है, साहित्य लहरी है, सूर सरावली है, ठीक है, उसके बाद सूर सागर भी है, लेकिन सुंदर विलाप नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी हिसाब से हमारा सही हुआ। ठीक है, तो प्रस्तुत रचनाओं में सुंदर विलाप सूरदास की रचना नहीं है। सुंदर विलाप के रचिता, ठीक है, जो सुंदर विलाप है इसके रचिता कवि सुंदर दास हैं। ठीक है, कौन है, सुंदर दास हैं। जबकि साहित्य लहरी, सूर सागर, सूर सरावली, तीनों ही किसकी हैं, सूरदास जी की रचनाएं हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है। निष्कवच उपन्यास, ठीक है, निष्कवच उपन्यास किस लेखक की कृति है। तो ये साथी किसकी है, ये राजी सेठ जी की है। किसकी है, राजी सेठ जी की है। ठीक है, देखिए कह रहा है निष्कवच उपन्यास की लेखिका राजी सेठ है। ठीक, अन्य तीनों लेखिकाओं के उपन्यास इस प्रकार है जैसे, ठीक है, शिवानी है, ठीक है, ये लेखिका है। इनकी कौन कौन सी है, कृष्णकली है, ठीक है, अमादेर है, भौरवी है, ठीक है, भैरवी के बाद विष कन्या है। ठीक है, किसकी है, ये शिवानी जी की है। अगर हम बात करें कृष्णा सोबती जी की, इनकी है मित्रो मरजानी, समय सरगम, ठीक है, सूरजमुखी अंधेरे के, ठीक है, सूरजमुखी अंधेरे के। और अमृता प्रीतम की बात करें तो इनकी जो उपन्यास इनका है रसीदी, टिकट और पिंजर। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए, निष्कवच उपन्यास किस लेखिका की कृति है, तो ये राजी सेठ जी की है। अच्छा, अगर हम बात करें शिवानी जी की तो इनके जो उपन्यास ये हैं कृष्णकली, आमादेर, भैरवी और विष कन्या। ठीक है, अगर हम बात करते हैं आगे कृष्णा सोबती जी की तो इनके जो उपन्यास हैं इनके हैं मित्रो मरजानी, समय सरगम, सूरजमुखी अंधेरे के। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं जो हमारा अमृता प्रीतम जी हैं, इनकी कौन कौन सी इनकी उपन्यास जो हैं यह है रसीदी, टिकट और पिंजर हैं। राइट, आते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए कह रहा है पुराने चावल, ठीक है, पुराने
चावल मुहावरे का सही अर्थ बताना है, इसका अर्थ बताइए। इसका होगा साथी कौन सा? अनुभवी, ठीक है। नहीं कहते पुराने चावल, मतलब व्यक्ति क्या है? अनुभव वाला है, ठीक है, अनुभवी है, ठीक है। पुराने चावल मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? अनुभवी होता है, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। अगर अंचल किस साहित्यकार का उपनाम है? अंचल बता दीजिए, अंचल किस साहित्यकार का उपनाम है? तो ये साथी किसका है? रामेश्वर शुक्ल जी की। किसकी है? रामेश्वर शुक्ल जी का, ठीक है। तो किसका उपनाम है? रामेश्वर शुक्ल जी का है, ठीक है। देखिए अगर हम बात करें कि अंचल जो उपनाम है ये रामेश्वर शुक्ल का है। अन्य कवियों के नाम इस प्रकार हैं, जैसे हरिवंश राय को क्या कहते हैं? बच्चन, नहीं कहते? हरिवंश राय बच्चन, ठीक है। उपनाम क्या है हरिवंश राय जी का? बच्चन है। बालकृष्ण शर्मा जी का क्या है? नवीन। और बद्री नारायण चौधरी का क्या है? प्रेम घन है, ठीक है। क्या है? प्रेम घन। तो हमने क्या बताया? अंचल, ठीक है, किस साहित्यकार का उपनाम है? तो ये साथी किसका है? रामेश्वरम शुक्ल जी का है। लेकिन अगर हम वही बात करें हरिवंश राय जी की, तो इनका उपनाम बच्चन है। बालकृष्ण शर्मा जी का, इनका उपनाम नवीन है। और बद्री नारायण चौधरी जी का उपनाम प्रेम घन है, राइट। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? दिए गए विकल्पों में से अरण्य शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा होता है? पहली बात कि अरण्य का मतलब साथियों क्या होता है? अरण्य का मतलब जंगल को कहते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें अरण्य का समानार्थी शब्द, तो कानन अर्थात वन होता है, हमने बताया ना, ठीक है, वन होता है। पावक, ठीक है, पावक का अर्थ अग्नि होता है, जबकि सदन का अर्थ घर होता है ना। नहीं देखेंगे मधुसदन क्या क्या सब लोग अपने घर पे ऐसे टाइटल लिखे रहते हैं, तो सदन का मतलब घर होता है, ठीक है। और अरण्य का मतलब क्या होता है? जंगल, ठीक है, या इसको हम क्या कहते हैं? कानन भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, इस वाक्य में ज्यादा शब्द क्या है? अब बता दीजिए ज्यादा क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है कि विशेषण है? ठीक है, इसमें साथ ही क्या है? क्रिया विशेषण है। कैसे? देखिए बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, अब क्या पूछा है? ज़्यादा, ठीक है, ज़्यादा जो है। तो साथ ही पहले हम बात करते हैं क्रिया विशेषण की। क्रिया विशेषण होता क्या है? साथ ही एक बात हमने आपको बताते हैं कि विशेषण होते क्या हैं। देखिए विशेषण वो होते हैं जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, लेकिन साथियों वे विशेषण जो क्रिया की विशेषता को बताए उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं, ठीक है। क्या कहेंगे? क्रिया विशेषण कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या होना, होना क्या है? ठीक है, होना हमारी क्या है? क्रिया है। तो अब ज़्यादा हो रही है मतलब होना क्या है? ज़्यादा हो रही है ना, तो होना मतलब क्रिया है, इसकी विशेषता बताई जा रही है कि ज़्यादा हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्रिया की विशेषता बताई जा रही है, अर्थात यहाँ पे क्या होगा? क्रिया विशेषण हो गया, ठीक है। तो हमने क्या बताया आपको कि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, इस वाक्य में ज़्यादा शब्द क्या है? ये क्या है? हमारा क्रिया विशेषण है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, दिए गए विकल्पों में से गोष्ठी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? गोष्ठी का साथी क्या होता है? सभा होता है। ऑप्शन नंबर 20 सही है ना। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, कह रहा है दिए गए विकल्पों में से स्तुति शब्द का विलोम शब्द बताना है, ठीक है। स्तुति का विलोम बता दीजिए। तो स्तुति का विलोम साथियों निंदा होता है, नहीं कहते हैं कि स्तुति वो इनकी स्तुति कर रहा है, ठीक है। और इसका विलोम क्या होगा? निंदा हो रही है, ठीक है, उनकी निंदा की जा रही है। तो स्तुति का विलोम क्या होगा? निंदा होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल परफेक्ट है। आइए कुछ विलोम शब्द देख लेते हैं। देखिए प्रशंसा का क्या होगा? अप्रशंसा होता है, ठीक है। देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया है ना प्रशंसा, तो प्रशंसा का क्या होगा? अप्रशंसा। शुभ का क्या होगा? अशुभ होता है, ठीक है, शुभ का अशुभ होता है। और स्तुति का साथ ही क्या बताया? निंदा होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, अब बताना है आपको दिए गए विकल्पों में से केहरी शब्द का समानार्थी कौन सा है? केहरी का समानार्थी बता दीजिए। केहरी का मतंग होता है कि कपि होता है कि केसरी होता है कि हरिण होता है, ठीक है। इसका साथी केसरी होता है, ठीक है। केहरी का समानार्थी कौन सा है? केसरी है, ठीक है। नहीं ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल परफेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। भर्ता का स्त्रीलिंग पूछा है, ठीक है। भर्ता का स्त्रीलिंग बता दीजिए। तो भर्ता का साथी स्त्रीलिंग क्या होगा? भर्तृ होगा, ठीक है। क्या होगा? त्री होगा ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। इसमें क्या करना है साथियों? अच्छा, वाक्य को पूर्ण करना है। देखिए रविन्द्रनाथ ठाकुर को नोबेल पुरस्कार मिलने के खाली स्थान में ब्रिटिश समाचार पत्रों में मिश्रित खाली स्थान हुई। अब बताना है कि इन खाली स्थान पे कौन सा शब्द भरा जाएगा। तो इसमें साथियों ऐसा होगा कि देखिए रविन्द्रनाथ ठाकुर को नोबेल पुरस्कार मिलने के संबंध में, ठीक है, संबंध में ब्रिटिश समाचार पत्रों में मिश्रित क्या प्रतिक्रिया हुई, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल परफेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरि सा ऊंचा हो जिसका मन, ठीक है। सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरि सा ऊंचा हो जिसका मन, इस वाक्य में कौन सा अलंकार है? तो साथ ही इसमें उपमा अलंकार है, ठीक है। तो प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। इस पंक्ति में साधारण धर्म, गंभीर ऊंचा, ठीक है,
है, क्योंकि सागर तथा हृदय की तुलना गंभीरता से के आधार पर तथा गिरी और मन की तुलना ऊंचा होने के आधार पर की जाती है। ठीक है, तो कौन सा है इसमें? उपमा अलंकार है, राइट। इसलिए इसमें क्या बताया था, इसमें क्या होता है, एक शब्द होते हैं, इसके कम से कम दो अर्थ होते हैं। ठीक है, तो शेषलेस का अर्थ भी होता है चिपकना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। इसमें आपको बताना है वस्तु का बहुवचन। ठीक है, वस्तु का बहुवचन क्या होता है, तो साथ ही वस्तु का बहुवचन तो वस्तु होता है, नहीं, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, कह रहा है जंगल जहाँ शुरू होता है। ठीक है, जंगल जहाँ शुरू होता है। ठीक है, उपन्यास के रचयिता कौन है, तो ये साथियों क्या है, संजीव हैं। कौन? संजीव, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है ना। तो जंगल जहाँ शुरू होता है उपन्यास के लेखक संजीव हैं। संजीव के अन्य महत्वपूर्ण उपन्यास की बात करें तो किशनगढ़ के अहेरी, ठीक है, धार, फिर सूत्रधार और सर्कस इत्यादि है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है निम्न विकल्पों में से सही वाक्य को पहचानना है। पद्मावत के रचयिता कबीर हैं, पद्मावत के रचयिता बिहारी हैं, पद्मावत के रचयिता जायसी हैं, या पद्मावत के रचयिता तुलसी हैं। साथियों देखिए, पद्मावत जो रचयिता है ना वो कौन सी है, मलिक मोहम्मद जायसी हैं हमारे। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। कह रहा है किस कवि को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? किससे? सोवियत लैंड नेहरू से किसको पुरस्कृत किया गया था? तो साथियों सुमित्रानंद पंत जी को किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। अब देखिए, अब आ गया हमारा गद्यांश। गद्यांश को पढ़ के हमें आंसर करना है। ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर 29 से लेकर क्वेश्चन नंबर 31 तक, मतलब क्वेश्चन नंबर 29 से लेकर क्वेश्चन नंबर 31 तक हमारे गद्यांश के प्रश्न होंगे। ठीक है, और इन गद्यांशों को पढ़ के हमें क्या करना है, उत्तर देना है। ठीक है, देखिए कह रहा पर्यटन आधुनिक सभ्य समाज में अपना एक विशिष्ट महत्व रखता है। आज व्यक्ति एक स्थान विशेष पर सिमटकर नहीं रह गया है। पर्यटन एक उद्योग का रूप धारण कर चुका है तथा सरकारी प्रोत्साहन का एक मुख्य विषय बन चुका है। आधुनिक युग में पर्यटन का मुख्य विषय बन चुका है। ठीक, पर्यटन एक उद्योग का रूप धारण कर चुका है तथा सरकारी प्रोत्साहन का एक मुख्य विषय बन चुका है। ठीक है, आधुनिक युग में पर्यटन का महत्व भी बढ़ गया है। यह न केवल आर्थिक बल्कि सामाजिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। पर्यटन के कई व्यवसाय पनपते हैं। ठीक है, पर्यटन से कई व्यवसाय पनपते हैं। हस्तशिल्प व लघु उद्योगों को बढ़ावा मिलता है। पर्यटन रोजगार के साधन भी उपलब्ध कराता है। ठीक है, अब हम प्रश्नों के जवाब देंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है कि पर्यटन आज किसका रूप धारण कर चुका है? तो जैसा गद्यांश में बताया था कि उद्योग का रूप धारण कर चुका है। ठीक है, तो पर्यटन आज किसका रूप धारण कर चुका है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट है, उद्योग का। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। कह रहा है गद्यांश में पर्यटन शब्द कितनी बार प्रयोग हुआ है? अब आपको काउंट करना है कि गद्यांश जो दिया गया उसमें पर्यटन शब्द कितनी बार आया है। तो वो साथियों हमारा 5 बार आया है। कितनी बार आया है? 5 बार। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, कह रहा है दिए गए विकल्पों में से लघु का समानार्थी शब्द कौन सा है? अब लघु माने साथियों छोटा होता है। ठीक है, गुरु मीन्स बड़ा होता है। ठीक है, यानी ये सब तो हमारे बिल्कुल गलत हो गया, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल परफेक्ट, सॉरी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल परफेक्ट है। तो लघु का समानार्थी कौन सा होगा? छोटा होगा ना। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, खाली स्थान को भरना है। इस घटना के बाद आज़ादी हासिल करने की इच्छा और जोर से खाली स्थान पड़ी। क्या पड़ी? उमड़ पड़ी, नहीं कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल परफेक्ट होगा ना। तो इस घटना के बाद आज़ादी हासिल करने की इच्छा और जोर से उमड़ पड़ी ना। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर देखिए 33, थोथा खाली स्थान बाजे खाली स्थान। अब इस लोकोक्ति को पूर्ण करना है। ठीक है, तो इसमें साथियों होगा थोथा चना बाजे घना, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, देखिए थोथा चना बाजे घना, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, कह रहा है जहाँ अनेक व्यंजनों की एक बार, ठीक है, जहाँ अनेक व्यंजनों की एक बार स्वरूपतः व क्रमशः आवृत्ति हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो साथियों वहाँ पे 6 का अनुप्रास होता है। कौन सा? 6 का अनुप्रास। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल परफेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं। 35 कह रहा दिए गए विकल्पों में से उत्थान शब्द का विलोम बता दीजिए। उत्थान का साथियों पतन होता है। उत्थान का क्या होगा? पतन, ऑप्शन नंबर डी सही है ना। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है? ठीक है, प्राचीन मतलब पुरानी पूछा है। भारतीय आर्य भाषा कौन सी है? तो साथी कौन सी है? वैदिक संस्कृत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, और अगर हम बात करें कंक्लूजन की तो कह रहा है देखिए दिए गए विकल्पों में से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा वैदिक संस्कृत को कहा जाता है। शेष तीनों भाषाएं जैसे कि आपके प्राकृत, पाली और अपभ्रंश, ठीक है, ये क्या है? अपभ्रंश इसकी परवर्ती है। क्या है? परवर्ती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37, गर्व करना
ठीक है। गर्व करना, बताना इस मुहावरे का अर्थ। गर्व करना मतलब क्या, ऐट कर चलना, ओले पड़ना, दिन काटना या डिंग हाँकना, ठीक है। यानी ये सब हमारे क्या है, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है कि गर्व करना मतलब ऐट कर चलना। नहीं कहते हैं लोग कि देखो उसको कितना गर्व कर रहा है, ठीक है, लोग ऐट के चलते हैं, ठीक है। यानी क्या, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं। इसमें साथियों क्या करना है हमें, खाली स्थान को भरना है। कह रहा है गणेश जी महाभारत लिखने को तैयार हो गए, ठीक है। गणेश जी महाभारत लिखने को तैयार हो गए, खाली स्थान। उन्होंने एक शर्त रखी कि कलम एक बार उठा लेने के बाद काव्य खाली स्थान होने तक वे बीच में नहीं रुकेंगे। अब बताना है कि इन खाली स्थान में कौन सा शब्द सही आएगा, ठीक है। इसका होगा साथी, देखिए गणेश जी महाभारत लिखने को तैयार हो गए किंतु उन्होंने एक शर्त रखी कि कलम एक बार उठा लेने के बाद काव्य समाप्त होने तक वे बीच में नहीं रुकेंगे। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 39, गुड़ ना दे, ठीक है, गुड़ ना दे गुड़ की खाली स्थान, इस लोकोक्ति को उचित विकल्प से पूर्ण करना है। बताना है कि क्या आएगा इसमें। तो गुड़ ना दे गुड़ की सी बात तो करें, गुड़ ना दे गुड़ की सी बात तो करें, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल परफेक्ट है ना। क्वेश्चन नंबर 40, कल शायद परीक्षा कल शायद परीक्षा परिणाम घोषित हो, इस वाक्य में कौन सा काल प्रयुक्त हुआ हो, ठीक है। बताना है कौन सा है। तो कल शायद एक संभावना जताई जा रही है ना, तो सामान्य भविष्य काल तो होगा नहीं, सामान्य भविष्य काल, ठीक है। उसके बाद भविष्य काल भी नहीं है और अपूर्ण भविष्य काल भी नहीं है। इसमें कौन सा है, संभावना की बात जताई जा रही है, मतलब संभाव्य भविष्य काल है, ठीक है। तो कल शायद परीक्षा परिणाम घोषित हो, इसमें कौन सा है, संभाव्य भविष्य काल है, ठीक है।